पहाड़ों की ढलान पर काफी फिसलन होने लगी थी। बर्फ गिरने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा मानो सारे पहाड़ों को प्रकृति ने सफेद रंग से रंग दिया हो। देवदार के वृक्षों के ऊपर बर्फ जमी पड़ी थी, जो मोतियों की तरह अप्रतिम आभा बिखेर रही थी। गाड़ी से नीचे उतरकर मैं और मनामी भी गिरती हुई बर्फ का भरपूर आनंद ले रहे थे। आसपास अन्य पर्यटकों को भी बर्फ में खेलते कूदते देख बड़ा मजा आ रहा था। सर, आज यहाँ से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। आप लोगों को यहीं किसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा, टैक्सी ड्राइवर ने हमें सलाह दी। चलो, यह भी अच्छा है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। ऐसा सोचकर मैं और मनामी गेस्ट हाउस बुक करने चल दिए। सर, गेस्ट हाउस में इस वक्त एक ही कमरा खाली है। अचानक बर्फबारी हो जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। आप दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा, ड्राइवर ने कहा। क्या रूम शेयर? दोनों की निगाहें प्रश्नभरी होकर एक दूसरे पर टिक गईं। कोई और रास्ता न होने से फिर मौन स्वीकृति के साथ अपना सामान गेस्ट हाउस के उस रूम में रखने के लिए कह दिया। गेस्ट हाउस का वह कमरा खासा बड़ा था। डबल बेड लगा हुआ था। इसे मेरे संस्कार कह लो या अंदर का डर। मैंने मनामी से कहा, ऐसा करते हैं, बेड अलग अलग कर बीच में टेबल लगा लेते हैं। मनामी ने भी अपनी मौन सहमति दे दी। हम दोनों अपने अपने बेड पर बैठे थे। नींद न मेरी आंखों में थी न मनामी की। मनामी के अभी तक के साथ से मेरी उससे बात करने की हिम्मत बढ़ गई थी। अब रहा नहीं जा रहा था। बोल पड़ा, तुम यहाँ मसूरी क्या करने आई हो? मनामी भी शायद अब तक मुझसे सहज हो गई थी। बोली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ? सरोजनी नगर। अरे, व्हाट ए कोइंसिडेंट। मैं आईएनए में रहता हूँ। मैंने हाल ही में पढ़ाई कंप्लीट की है। 2 और छोटी बहनें हैं। पापा रहे नहीं। मम्मी के कंधों पर ही हम बहनों का भार है। सोचती थी जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मम्मी का भार कम करने की कोशिश करूंगी, लेकिन लगता है अभी वह वक्त नहीं आया। दिल्ली में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। उन्होंने सेकंड इंटरव्यू के लिए मुझे मसूरी भेजा है। वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे ठीक नहीं लग रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसमें इतना घबराने या सोचने की क्या बात है? जॉब पसंद नहीं आ रही तो मत करो। तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो जॉब दूसरी जगह मिल ही जाएगी। वैसे मेरी कंपनी में अभी न्यू वैकेंसी निकली है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोशिश करूं। सच, मैं अपना सीवी तुम्हें मिलकर दूंगी। शायद वक्त ने हमें मिलाया इसलिए हो कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। श्रीनिवास के मुंह से अचानक निकल गया। मनामी ने एक नज़र श्रीकांत की तरफ फेरी, फिर मुस्कुराकर निगाहें झुका लीं। श्रीनिवास का मन हुआ कि ठंड से कंपाते हुए मनामी के हाथों को अपने हाथों में ले लेकिन मनामी कुछ गलत न समझ ले, यह सोच रुक गया। फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सर्द भी रात। बाहर गेस्ट हाउस की छत पर गिरते बर्फ से टपकते पानी की आवाज अभी भी आ रही है। मनामी ठंड से सिहर रही थी कि तभी कॉफी का मग बढ़ाते हुए श्रीनिवास ने कहा, यह लीजिए, थोड़ी गरम व कड़क कॉफी। तभी दोनों के हाथों का पहला हल्का सा स्पर्श हुआ तो पूरा शरीर सिहर उठा। एक बार फिर दोनों की नजरें टकरा गईं। पूरे सफर के बाद अभी पहली बार पूरी तरह से मनामी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। कब मैंने मनामी के होठों पर चुंबन रख दिया, पता ही नहीं चला। फिर मौन स्वीकृति से थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे की आगोश में समा गए। सांसों की गर्माहट से बाहर की ठंड से राहत महसूस होने लगी।
इस बीच में और मनामी एक दूसरे को पूरी तरह कब समर्पित हो गए, पता ही नहीं चला। शरीर की कंपकपाहट अब कम हो चुकी थी। दोनों के शरीर थक चुके थे पर गर्माहट बरकरार थी। रात कब गुजर गई, पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब बाहर पेड़ों पत्तों पर जमी बर्फ छन छन कर गिरने लगी तो ऐसा लगा मानो पूरे जंगल में किसी ने तराना छेड़ दिया हो। इसी तराने की हल्की आवाज से दोनों जागे तो मन में एक अतिरिक्त आनंद और शरीर में नई ऊर्जा आ चुकी थी। मन में न कोई अपराध बोध, न कुछ जानने की चाह। बस एक मौन के साथ फिर मैं और मनामी साथ साथ चल दिए।